वेलकम गाइस इन टू एजाइल। सो पॉलिटी के 10th लेक्चर के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट को रेफरेंस बुक के साथ अटैच करके, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रीसेंट ट्रेंड है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस है एग्ज़ाम्स की, उसके साथ। तो अभी तक हम लोग 9 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जाके आपको देखना है। और इससे पहले हमने पूरा का पूरा 111 तक आर्टिकल पहली बात तो ट्रिक के माध्यम से याद कराया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एज इट इज़ आपसे आर्टिकल नंबर 78, आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 76 या महान्यायवादी कहाँ है, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। तो उस स्टैटिक नॉलेज के लिए वो हमने कवर करा दिया है। कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए जैसे आपके महाभियोग की प्रक्रिया हो गई राष्ट्रपति की, और जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। आज हम लोग लोकसभा की आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लोकसभा के बारे में भी हमने क्या क्या देखा था, पहले थोड़ा सा वो प्रीकैप कर लेते हैं कि 81 नंबर आर्टिकल लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। ये हमारा लोअर हाउस होता है, प्रथम या निम्न सदन भी इसे कहा जाता है। और इसके सीटों के बारे में हमने देखा हुआ था कि कितनी सीटें हैं, 545 वर्तमान में है, कहाँ से कितने लोग आते हैं, आंग्ल इंडियन का क्या पार्ट है, कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 331, आर्टिकल 330, ये सारी चीज़ें हम लोग 61वां संविधान संशोधन सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके देखना है। आज हम लोग शुरू करेंगे लोकसभा से ही आगे का पार्ट कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। तो योग्यता के लिए सिंपल सी बात यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि अगर कार्यकाल देखा जाए तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये बताता है 75 सब क्लॉज 3। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, 75 सब क्लॉज 3 बताता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आपका आर्टिकल है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व ही हम लोग लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये प्रोविज़न हमारे यहाँ संविधान में है। ऐसे अभी तक 8 बार ऐसा हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अगर हम लोग देखना चाहें कि कब कब ऐसा हुआ था तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप देख लीजिए कि 1970, 1977, 1979, 1984 और नवंबर 1989, 1991, 97 और आपके 1999 में ऐसा हो चुका है। अगर हम लोग बात करें कि आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल पर वृद्धि कर सकता है। अच्छा, ऐसा जो प्रोविज़न है वो आपका एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं आप बढ़ा सकते हो। अच्छा, ऐसा हमारे यहाँ हुआ कब था, 1976 में 2 बार एक वर्ष करके बढ़ाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ये देखिए 1976 में ऐसा 2 बार बढ़ाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और स्थगित या भंग भी राष्ट्रपति ही करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का स्पीकर सदन को बुलाएगा या भंग करेगा। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच की मध्य का जो समय है वो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। कोरम क्या होता है, कोरम ये होता है कि किसी भी सभा को बुलाने के लिए, लोकसभा या राज्यसभा की बैठक को बुलाने के लिए कोरम की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे आपके मान लीजिए 500 लोग हैं तो उसके 1/10 वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब 50 लोग वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। फिर आगे देखें, यदि सदन की अधिवेशन गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर दे। अच्छा, कोरम अगर पूरा नहीं हो रहा तो यहाँ पे सभापति या अध्यक्ष क्या करेगा, स्थगित करेगा, ना कि राष्ट्रपति। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। लोकसभा में 55 सदस्य नहीं है तो सभापति भंग कर सकता है। देखिए 550 थे तो 55 1/10 हो गया, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन 108 नंबर बताता है। संयुक्त बैठक की आस कहाँ से हमने ली थी, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट मीटिंग कैसे आती है, अब थोड़ा सा आप वो देखिए। पहला, दूसरे सदन के द्वारा विधेयक को स्वीकार ना किया गया हो, मतलब वो अस्वीकार कर दे। पहला तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कि विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन असहमत हो, तो जो संशोधन होना है उसमें दोनों ही सदनों में क्या हो गई, आपकी अस्वीकृति हो गई, तो भी ज्वाइंट मीटिंग आएगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि दूसरे सदन से विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा पारित किए बिना 6 माह से अधिक का टाइम हो गया हो, मतलब वो अपने पास रखा हुआ है और 6 माह से अधिक टाइम हो गया तो ज्वाइंट मीटिंग आ जाएगी। आगे देखते हैं
कि संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का सभापति नहीं करता है। अब सोचिए आपकी राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं करता है, जबकि राज्यसभा तो आपका उच्च सदन है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमने देखा था कि जो राज्यसभा का सभापति है वो पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बना वो बन गया राज्यसभा का सभापति, उसका चुनाव नहीं होता है। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है वहाँ के सदस्यों के द्वारा। अच्छा, तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है तो फिर कौन बैठेगा वहाँ पे? अध्यक्षता करेगा आपका उपसभापति। और अगर उपसभापति भी नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति होगा जिसे उपस्थित सदस्य निर्धारित करेंगे। ठीक है, इतना आपका हो गया। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक की प्रक्रिया केवल सामान्य विधेयक तक ही सीमित है। मनी बिल के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें पूरा का पूरा अधिकार लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा अगर नहीं भी चाह रही है तो 14 दिन के अंदर उसको पास ही माना जाता है। आगे देखते हैं कि धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है कि धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं, संविधान संशोधन दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। ये बताता है आपका 368 नंबर का अनुच्छेद, जो कि 20वें भाग में वर्णित है। कौन से भाग में? 20वें भाग में। 22 नहीं, यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, फिर 118 सब क्लॉज 3 बोलता है राष्ट्रपति नियम बना सकेंगे राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के आधार पर। 118 सब क्लॉज 3 बताता है ही संशोधन के लिए आपका राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं किससे पूछने के बाद या परामर्श लेके? सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो विधेयक के दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है 108 सब क्लॉज 4 कि संयुक्त बैठक में कोई अगर विधेयक निर्दिष्ट किया गया है तो यहाँ पे कौन सा मत लग रहा है? साधारण बहुमत लग रहा है। अच्छा, सारे के सारे बहुमत जो लगते हैं ना आपके, साधारण हो गया, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस कंटिन्यूटी के साथ आप लेक्चर्स फॉलो करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद से क्वेश्चंस फॉर्म करिए और इसकी एनालिसिस देखिए। टेस्ट सीरीज हमारे चैनल में चल रही है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं रूटीन बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि पढ़ने के बाद सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस ही आपका बचता है, जिससे आपको एहसास होगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा आपको कंटिन्यूटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है बस। चलिए, संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया से प्रारंभ होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के द्वारा बिल समाप्त नहीं होता है। कैसे? अब वो देखते हैं हम लोग। इसमें केस क्या बनता है कि अगर लोकसभा से पारित हो गया है तो वो लैप्स हो जाएगा, मतलब कि समाप्त हो जाएगा। कोई भी केस में मान लीजिए वो राज्यसभा से उठा और लोकसभा में पारित हो गया तो मतलब समाप्त हो जाएगा। अगर लोकसभा से उठा, लोकसभा से पारित नहीं हुआ है, राज्यसभा पे लंबित है तो समाप्त नहीं होगा। मतलब अगर लोकसभा से पारित हो गया है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। सिर्फ अभी दिमाग में आप ये बैठाइए। आगे देखिए कि लोकसभा में एक दिन में तार्किक प्रश्नों की जो संख्या है अधिकतम 20 हो सकती है। ठीक है, और राष्ट्रपति का वीटो पावर, अगर राष्ट्रपति के वीटो पावर के अंदर कोई भी बिल आ गया है तो वो लैप्स नहीं होगा, मतलब समाप्त नहीं होगा। क्लियर है ना? अगर राष्ट्रपति के वीटो पावर में आ गया तो लैप्स नहीं होगा। एक तो कंसेप्ट आप ये पहले बैठाइए दिमाग में। दूसरा कि अगर लोकसभा से पारित हो गया है तो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा से पारित और अगर वहां पे लग गया है क्या? राष्ट्रपति का वीटो पावर, तब वो लैप्स नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि संसद भवन कैसे कैसे बना, कौन बनाया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि 144 इसमें ग्रेनाइट के पत्थर लगे हुए हैं। 1912-13 में इसकी संरचना निर्धारित की गई थी। नवीनतम भवन या जो न्यू आपकी डाली गई है भवन की, संसद भवन की, वो 12/2/1921 में डाली गई थी। कौन कौन इससे संबंधित हैं? सर एडविन लुटियंस और सर होबर्ट ब्रेकर, ये दो नाम संबंधित हैं संसद भवन से। ये ग्रेनाइट का पत्थर और ये जो न्यू वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12/2/1921। धन विधेयक में अंतिम फैसला लोकसभा का होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। हमने बताया कि राज्यसभा बस परामर्श दे सकता है, बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो आपका राज्यसभा का फैसला है वो बाध्य नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। इतना क्लियर हो गया ना?
आगे देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है तो कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों की बहुमत होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है ये आपका। और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगर ये पारित हो गया तो फिर पूरा का पूरा आपकी सरकार जो है ना वो गिर जाती है। ठीक है, फिर मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है, और अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो मेजर पार्टी का लीडर है, तो उसकी सरकार गिर जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो आपका अनुच्छेद 93 है वो बताता है लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं किया जाता। इतना क्लियर हुआ आपको? जैसे आपके एक स्पीकर का कार्यकाल खत्म हो गया है, दूसरा आने वाला है, जब तक दूसरा नहीं आ जाता है तो ये स्पीकर प्रोटेम स्पीकर का काम करेगा, दूसरे स्पीकर को शपथ दिलाएगा, फिर अपना ये पद छोड़ेगा। इतना क्लियर हो गया? फिर अगला, जो आपका अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा बिंदु है। दूसरा कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु। आपका 2017 प्री का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का, उठा के देखिएगा। आगे देखिए कि 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पदों से हटाया जा सकता है। अगर हटाना है तो 14 दिन पहले क्या देना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा। और लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक कि नया ना आ जाए। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। लास्ट बिंदु देखिए आप पदाधिकारी के लिए कि लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है, और इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा लोकसभा के पदाधिकारी पूरा हो गया। अब लोकसभा के अध्यक्ष के थोड़े से कार्य और अधिकार देख लिए जाएं, इसके बाद आपका ये लोकसभा ऑलमोस्ट से खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो पहला क्या है आपका कार्य और अधिकारों में कि सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। ये आपका कौन करेगा? ये करेगा अध्यक्ष। पहला तो हो गया आपका बिंदु। ठीक है, दूसरा देखिए कि किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है। दूसरा हो गया। तीसरा कि विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। चौथा देखिए कि संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना, यह भी कार्य होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। फिर आगे देखते हैं कि विभिन्न विधेयकों व प्रस्तावों पर मतदान कराना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार बहुत ही ज़्यादा किसको है? लोकसभा को, लोकसभा के अध्यक्ष को। केवल और केवल ये जो निर्णायक मत है ना, तब, नॉर्मल नहीं। क्लियर? अगला देखते हैं कि संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और लास्ट बिंदु है कि अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है ये वाला आपका। ठीक है, लास्ट बिंदु देखिए आप, यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक बजट में प्रकाशित हुआ तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी आपका इंपॉर्टेंट कार्य और अधिकार था किसका? लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये? जब कथन वाले आपके आते हैं ना, कथन कारण हो गया या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, वहाँ पे पूछता है ये जो विपक्ष का नेता है क्या ये कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है? तो आप बोलोगे हाँ, बिल्कुल हाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब महान्यायवादी आपका 76 नंबर अनुच्छेद आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। देखिए आप इसको, महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का
विधि अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का वकील कौन हो गया? आपका महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूछता ही है ये क्वेश्चन। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता वही होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है, और महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। इतना क्लियर हो गया। 4 बिंदु केवल और केवल महान्यायवादी के। फिर देखते हैं महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है, ताकि ये सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ है कौन? आपका महान्यायवादी केंद्र के लेवल पे। और अगर हम लोग राज्य के लेवल पे देखना चाहें तो मिलेगा आपको राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल नंबर 165, मतलब अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका, देखना ही देखना। तो 76 इक्वल टू आप 165 कह सकते हो। इसमें देखिए ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अगर स्टेट का किसी और स्टेट से डिस्प्यूट हो गया तो स्टेट की ओर से जो वकील होगा वो कौन होगा? आपका राज्य का महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। पहली बात तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं है। दूसरी बात योग्यता बस हो, मतलब वो एलिजिबिलिटी रखना चाहिए, ना कि सदस्य होना चाहिए, है ना। इतना क्लियर हो गया। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। सेम काम वहाँ पे कौन था? आपका महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत था, ये राज्यपाल के है। कार्य देखिए थोड़ा सा, राज्य सरकार को ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। दूसरा, कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार इसी को होता है। फिर दोनों सदनों को संबोधित कर या इनकी समिति या उसे सभा में भाग ले सकता है जहां के लिए वे अधिकृत हों, वहां मत दिए बिना भाग ले सकता है। अच्छा, भाग तो ले सकता है ये, लेकिन मत नहीं दे सकता। सेम काम वहां भी, मतलब कि भाग लेगा, बोलेगा, ठीक है, लेकिन मत नहीं देगा। सेम काम जो वहां पे आपका महान्यायवादी कर रहा था। महाधिवक्ता के विशेषाधिकार व भत्ते विधानमंडल के सदस्यों जैसे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ना। इसके जो वेतन और भत्ते हैं वो कैसे हैं? जैसे विधानमंडल के सदस्यों के होते हैं। फिर देखते हैं हम लोग कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो होते हैं वो 148 से 151 नंबर आर्टिकल बताता है। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु हटाया दोनों सदनों के समावेशन पर ही जा सकता है। और इसका जो बिंदु है महत्वपूर्ण की, मतलब किस बिना पे इसको हटाया जा सकता है, वो है आपका साबित कदाचार और असमर्थता। पदावधि इनकी कितनी होती है? 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक। सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई पद धारण नहीं कर सकता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 बार पूछा गया है। बता लोगे ना आप? हाँ बता लोगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसकी जो कंडीशन 6 वर्ष और 65 वर्ष थी वह कैसे है कि अगर मान लीजिए आप 61 की उम्र में कैग बनते हैं तो आप 65 वर्ष में छोड़ देंगे, और अगर आप लेट से 55 में बन रहे हैं तो 6 वर्ष के बाद मतलब 61 में आप अपना पद छोड़ दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में संचित निधि से किए गए व्यय विधि के अधीन है। ये कौन बताता है? आपका कैग निर्धारित करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण लेखाओं का परीक्षण ये कर सकता है। तो अन्य प्राधिकरण का क्या ये परीक्षण कर सकता है? तो आप बोलोगे हाँ, अगर कौन बोले? राष्ट्रपति या राज्यपाल निवेदन करें कैग से। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार की लेखाओं को राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद पटल पर रखता है। तो सीधे सीधे कंफ्यूज ऐसे करता है आपको कि कैग क्या करता है कि केंद्र सरकार की लेखाओं को संसद पटल पर रखता है। नहीं, ये देगा पहले राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति संसद पटल पर रखता है। किसी राज्यों की लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राज्यपाल को देता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और राज्य विधानमंडल के पटल पर रख देता है। कौन? राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल आपके विधानमंडल के पटल में इसको रख देगा। राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन से? विनियोग लेखाओं, वित्तीय लेखाओं और सरकारी उपक्रम पर। तो ये 3 रिपोर्ट्स आपको कैग देगा, किसको?
राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं, और ये जो सारी रिपोर्ट्स है ना, ये संसद पटल पर रख देगा कौन? सिंपल सा आपका राष्ट्रपति। वहां पे लोक लेखा समिति इनकी क्या करती है? जांच करती है। फिर लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक और गाइड महालेखा परीक्षक को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो अगर हम इसके आर्टिकल सब देखना चाहें, अनुच्छेद 148 बोलता है नियुक्ति, शपथ, सेवा और शक्तियों के बारे में। 149 कर्तव्य और शक्तियों के बारे में। 150 बोलता है संघ और राज्यों के खातों का विवरण देगा। राष्ट्रपति के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर, इतना। और 151 बोलता है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। इतना हो गया। इसके अलावा जो अगर एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट देखा जाए तो वो है आपका 279, शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है और इनका प्रमाण अंतिम माना जाएगा कि भाई साहब अगर कैग बोल दिए शुद्ध आय तो भैया है ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं कि तीसरी जितने भी आपके प्रोविज़न हैं, जैसे कि अनुच्छेद हो गया या शेड्यूल हो गया, सारा का सारा किससे? कैग से रिलेटेड, वो हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे। तीसरी अनुसूची की धारा 4 कैग और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा पद धारण करने से संबंधित होती है। और छठवीं अनुसूची में जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और कैग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो ये आपका देखो छठवां अनुसूची, तीसरी अनुसूची में धारा 4, 279 आर्टिकल, 151, 150, 149 और 148 संबंधित हैं कैग से। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। भारत के प्रथम कैग कौन थे? पी नरहरि राव, ठीक है। और वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में अभी हमको बताना है, सिंपल सा। चलिए, भारत की संचित निधि के बारे में 266 सब क्लॉज ए बताता है और भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में 267 नंबर आर्टिकल बताता है।